गुड मॉर्निंग। देखो चैप्टर चल रहा था अपना आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय। ठीक है, बात कर ली थी इसमें धनायन विनिमय की क्रियाविधि और ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि। ठीक है, फिर टॉपिक पढ़ेंगे आज। देखो इससे पहले ही क्लास में पढ़ा था धनायन विनिमय क्षमता क्या थी। ठीक है, किसकी बात की थी? सीईसी की। ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। फिर बात करें, देखो सीईसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला दिया हुआ है, देखो मृदा कणाकार, यानी मृदा के कणों का आकार। मृदा कणाकार, क्योंकि मृदा के कणों का आकार कैसा होगा? तो दिया हुआ देखो महीन मृदा, महीन कणाकार वाली मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार मृदाओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। एक दिन उदाहरण भी बताया था सही। एक तो नमक के कण है, किसके कण है? नमक के, NaCl के। मान लो एक किसके कण है? सुक्रोज, शर्करा के। किसके कण है? शर्करा के। ठीक है, तो देखो नमक के कणों का आकार कैसा है? छोटा, जबकि शर्करा के कणों का आकार कैसा है? बड़ा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अधिक होगा? नमक के कणों का या शर्करा के कणों का? भाई नमक के कणों का आकार छोटा है, शर्करा के कणों का आकार कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो देखो किसी भी पदार्थ के कणों का जितना छोटा आकार होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। जैसे मान लो ये Fe है, कोई अभिक्रिया हो रही है जैसे, और एक्सप्लेन करते हैं। देखो N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर रही है? अमोनिया का। 2NH3 3H2। तो यहाँ किसको काम में लेंगे उत्प्रेरक के रूप में? Fe को। अब या तो इस अभिक्रिया में मैं Fe का एक बड़ा टुकड़ा डाल दूं उत्प्रेरक के रूप में लोहे का, या मैं इस टुकड़े को 4 टुकड़ों में तोड़ दूं, या इस टुकड़े को मैं पीस के किसमें चेंज कर दूं? पाउडर में, चूर्ण में। ठीक है, एक कंडीशन तो ये थी कि एक बड़ा टुकड़ा था, फिर इसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 4। फिर किसमें चेंज कर दिया इसको? चूर्ण में। तो तीनों में से पृष्ठ क्षेत्रफल किसका सर्वाधिक होगा? एक बड़े टुकड़े का, या इन 4 टुकड़ों का, या जो भी पाउडर के रूप में चेंज किया है इस पाउडर का। तो जब भी कोई उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ठीक है, चाहे धातु उत्प्रेरक या कोई सा भी है, तो उसको किसके रूप में काम में लेते हैं? हमेशा चूर्ण या पाउडर के रूप में। क्यों? क्योंकि देखो बड़ा टुकड़ा था तो पृष्ठ क्षेत्रफल ABCD इतना ही था। इसको मैंने मान लो 4 भागों में तोड़ दिया, तो ABCD ये वाला तो पृष्ठ क्षेत्रफल है ही सही, लेकिन ये वाला नहीं आ गया। ये टुकड़ा अलग, फिर ये टुकड़ा अलग, ये वाला अलग और ये वाला अलग। तो ये ABCD तो था ही सही, ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? और अधिक आ गया। फिर इनको मैं और छोटे टुकड़ों में बांटता जाऊं तो लगातार पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, और धनायन विनिमय कहाँ होता है? सतह पे। तो मान लो एक तो ये बड़े आकार का कण है, एक इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया तो 4 कण बन गए। अब पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अधिक हुआ? इस एक कण का या इन 4 कणों का? इन 4 कणों का। इन 4 कणों को मैं और 10 कणों में तोड़ दूं और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो धनायन विनिमय कहाँ होगा? इस सतह पर। धनायन विनिमय कहाँ हो रहा है? सतह पर। तो जब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा, सतह अधिक होगी, तो धनायन विनिमय भी क्या होगा? अधिक होगा। तो जिन मृदाओं के कणों का आकार छोटा होता है उनकी धनायन विनिमय क्षमता बड़े आकार की कणों वाली मृदाओं से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो कारण क्या दे देंगे? क्योंकि छोटे आकार का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा, जबकि बड़े आकार का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा के कणों का आकार किसको प्रभावित करता है? धनायन विनिमय क्षमता। छोटा आकार है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी। बड़ा आकार है, पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, तो धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर आ जाओ, देखो आगे सेकंड कारक दिया हुआ है तुम्हारे को, क्ले की मात्रा एवं प्रकार। क्ले की मात्रा एवं प्रकार।
पढ़ी थी देखो सिलिकेट क्ले, ठीक है, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। मृदा कोलाइड दो प्रकार के पढ़े थे, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक कोलाइड कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, ठीक है। तो वैसे तो 2 प्रकार का था, सिलिकेट क्ले, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर सिलिकेट क्ले को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। कितने प्रकार का था? 3, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट। और कार्बनिक कोलाइड कितने प्रकार का था? केवल 1 प्रकार का, ह्यूमस। तो देखो अकार्बनिक की धनायन विनिमय क्षमता कितनी थी? केवल 3 से 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम, ठीक है, 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम। कार्बनिक की कितनी थी? 100 या 150 से कितनी थी? 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम। तो सिलिकेट क्ले का प्रकार क्या है? अब केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, इन तीनों की भी धनायन विनिमय क्षमता क्या है? अलग अलग है। तो यदि क्ले का प्रकार है, अलग अलग प्रकार के क्ले हैं, तो उनकी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। एक अकार्बनिक है और एक कार्बनिक है, तो इनकी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या है? अलग अलग है। तो दिया हुआ है देखो, मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर, ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। जितना क्ले कम होगा, ठीक है, जितना सिलिकेट क्ले कम होगा, उतनी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फिर दिया हुआ देखो, जिन मृदाओं में मोंटमोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिन मृदाओं में मोंटमोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उन मृदाओं की अपेक्षा जिनमें इलाइट तथा केओलिनाइट क्ले पाई जाती है, धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? कम होगी। मोंटमोरिलोनाइट के क्ले के कण जहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ इलाइट, ठीक है, और केओलिनाइट की तुलना में क्या हो जाएगा? CEC की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है भाई। क्या होगी? देखो अधिक होगी, धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। किसकी? मोंटमोरिलोनाइट की, ठीक है। कल चार्ट देखा था, सारणी देखी थी, अलग अलग क्ले की जो धनायन विनिमय क्षमता थी उसके अनुसार देखें तो मोंटमोरिलोनाइट की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो इलाइट और केओलिनाइट की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। क्योंकि देखो इनकी जब पंक्ति संरचना बनाई थी तो देखो, एक तो सिलिका की परत, एक एल्यूमिना की, किससे जुड़ रही थी? ऑक्सीजन से। वही सिलिका और एल्यूमिना की परत ऑक्सीजन से जुड़ रही थी। तो किसी में तो धनायन विनिमय कहाँ हो रहा था? केवल पृष्ठ पे, ठीक है, आंतरिक सतह में धनायन विनिमय नहीं हो रहा था। लेकिन मोंटमोरिलोनाइट में आंतरिक सतह पे भी क्या हो रहा था? धनायन विनिमय, ठीक है। तो जब बाहरी सतह और आंतरिक सतह दोनों सतह पर धनायन विनिमय होगा तो धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो मृदा के कणों का आकार छोटा हो, ठीक है, तो धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी। दूसरा क्या था? जो क्ले की मात्रा है, जैसे जैसे क्ले की मात्रा बढ़ती जाएगी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फिर बाकी प्रकार की, तो जो सिलिकेट क्ले के 3 अलग अलग प्रकार हैं, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और केओलिनाइट, उनमें सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी है? मोंटमोरिलोनाइट की, ठीक है। फिर बात करें देखो तीसरा कारक, मृदा पीएच। तीसरा दिया हुआ है देखो, मृदा पीएच दिया हुआ है देखो। इसमें क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता प्रायः अम्लीय मृदाओं से क्या होती है? अधिक होती है। पीएच में वृद्धि के साथ साथ बताया था देखो, जैसे एक तो बात की थी धनायन विनिमय क्षमता की बात की थी, Ca+2, K+, Na+, ठीक है, ये सारे आयन कैसे हैं? Mg+2, भास्मिक आयन। कौन से आयन है? भास्मिक आयन, यानी कौन सी प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति, ठीक है। फिर एक बात करें Al+3, Fe+3, H+, ये आयन कौन से थे? अम्लीय आयन। कौन से आयन थे? अम्लीय। यदि ये आयन उपस्थित है तो पीएच मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और ये आयन उपस्थित है तो पीएच मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो भास्मिक आयन यानी किसकी बात कर रहे हैं? धनायनों की। तो क्षारीय मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता प्रायः अम्लीय मृदाओं से अधिक होती है, ठीक है। पीएच में वृद्धि के साथ साथ आयनित आयनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। मान लो मृदा पे कैल्शियम आयन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आयन है। कौन से आयन है? भास्मिक आयन है। यानी मृदा की कौन सी प्रकृति बढ़ रही है? क्षारीय प्रकृति। यानी पीएच का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, आयनित आयनों की संख्या भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आयनित आयन यानी धनायन। जब भी किसी तत्व या परमाणु पे ऋणावेश या धनावेश उपस्थित है, ठीक है, तो किसकी श्रेणी में आ रहा है? आयन की श्रेणी में।
तो पीएच में वृद्धि के साथ साथ आयनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। अतः CEC पीएच के बढ़ने पर क्या होती है, क्रमिक रूप से बढ़ेगी, एक साथ नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे क्रमिक रूप से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चौथा दिया हुआ है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, तो देखो कार्बनिक क्लोराइड की बात की थी। कार्बनिक क्लोराइड क्या था, केवल एक ही प्रकार का ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस की बात करें तो कार्बनिक क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता क्या थी, सर्वाधिक थी, ठीक है, 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक थी। तो देखो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहे हैं, या कह दो मृदा का जो कोलाइड है वो कैसा है, कार्बनिक कोलाइड है, यानी क्या है, ह्यूमस है। और ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कहाँ तक होती है, 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थों की संख्या बढ़ेगी या कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत बढ़ेगा, वैसे वैसे धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यह बात देखो आगे, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी क्योंकि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता 200 से 200 सेंटीमोल से अधिक होती है, यानी कहाँ तक चली जाती है, परास देखेंगे तो 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक, ठीक है। या तो 200 सेंटीमोल से अधिक होती है, या लिख सकते हैं 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक होती है, ठीक है। तो चार कारण हो गए भाई, ये तो चार कारण। कणों का आकार छोटा हो तो धनायन विनिमय क्षमता अधिक, क्ले की मात्रा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्ले हैं, क्ले की मात्रा बढ़ेगी, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी। क्ले के प्रकार के अकॉर्डिंग, केओलिनाइट है, इलाइट है, मोंटमोरिलोनाइट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, CEC की मात्रा बढ़ती जाएगी। मृदा पीएच बढ़ रहा है, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, आयनों की संख्या बढ़ रही है, यानी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कार्बनिक पदार्थों की संख्या बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ अधिक हैं, यानी ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक है, ठीक है, तो धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि तो ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कहाँ तक होती है, 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक। यहाँ तक कोई दिक्कत। धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण, तो अधिशोषित धनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जो भी सिलिकेट क्ले, ठीक है, या मृदा के कणों के ऊपर जो भी अधिशोषित धनायन है, ठीक है, सिलिकेट क्ले ऋणावे से जो भी अधिशोषित धनायन है वो आसानी से किसको प्राप्त हो सकते हैं, पौधों को। तो अधिशोषित धनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये ऐसी क्रियाविधि है जो अधिशोषित धनायन को, ठीक है, अधिशोषित धनायन की प्राप्ति को क्या कर देती है, आसान कर देती है। कितने प्रकार के विनिमय के द्वारा संपन्न होती है, कितने प्रकार से कार्य करेगी, 2 प्रकार से। इस क्रियाविधि में विनिमय 2 प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। फर्स्ट विनिमय की बात करें, देखो दिया हुआ है, पहले ये पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। जो भी मृदा कणाकार में धनायन विनिमय है, जो धनायन पौधों को क्या देंगे, पोषण। मान लो किसी पौधे को पोटेशियम की आवश्यकता है, किसी को कैल्शियम की आवश्यकता है, तो कहाँ से मुक्त होंगे वो, मृदा कणों से, ठीक है, जो भी सिलिकेट क्ले या मृदा के कणों ने अधिशोषित कर रखे हैं। तो पहले ये पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है जो मृदा विलयन में चले जाते हैं, ठीक है, सतह से मुक्त होकर कहाँ चले जाएंगे, विलयन अवस्था में, ठीक है। विलयन में या मूल रोमों, ठीक है, जो भी जड़ें हैं मूल रोम है, मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं, ठीक है। जब ये मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आएंगे तो मूल रोम या सूक्ष्म जीव इनका क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी पोषक तत्व या धनायन सतह पे अधिशोषित हैं, पहले ये उनको मुक्त करेंगे, मुक्त होने के बाद वो किस में चले जाएंगे, मृदा के विलयन में। मृदा विलयन में से या तो इनको मूल रोम अधिशोषित कर ले या कौन अधिशोषित कर ले, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों के संपर्क में चले जाए तो उनका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, देखो मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं तो उनका अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ये जल निकास द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट हो जाएंगे तो किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है। दूसरी दी हुई है, यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड की सतह के निकट संपर्क में होते हैं, वे आयनों को कौन अधिशोषित कर रहा है, पोषक तत्वों को, या तो मूल रोम या सूक्ष्म जीव। तो मूल रोम या सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड की सतह के क्या हो, बिल्कुल पास में हो, ठीक है। तो यदि मूल रोम और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड की सतह के निकट संपर्क में होते हैं तो मृदा कोलाइड और मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय हो जाता है, ठीक है।
मान लो मृदा कोलाइड है, धनायन अधिशोषित कर रखा है, या जो भी सूक्ष्म जीव है उसने भी कोई धनायन अधिशोषित कर रखा है। पढ़ा था भी पहले चरण में कि मूल रोम या सूक्ष्म जीव धनायन को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो मृदा ने धनायन अधिशोषित कर रखा है, सूक्ष्म जीव या मूल रोम की बात करें, इन्होंने भी किसको अवशोषित कर रखा है, धनायन को। तो ये जो दोनों पास पास है, निकट संपर्क में है, तो इसका धनायन इसके पास चला जाएगा, इसका धनायन कौन ग्रहण कर लेगा, सूक्ष्म जीव या मूल रोम। तो दे रखा है देखो, मृदा कोलाइड मूल रोम या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा विनिमय होता है। इससे मूल रोम या सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर उत्पन्न हुए H+ आयन और अधिशोषित पोषक आयन में क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ठीक है, इसकी सतह पे जो धनायन है और इनके पास जो धनायन है, इनमें क्या हो जाएगा, विनिमय। यानी कौन सा विनिमय संपन्न हो जाएगा, धनायन विनिमय संपन्न हो जाएगा। मूल रोम या सूक्ष्म जीव को जिस धनायन की आवश्यकता है वो इस निकट संपर्क वाली मृदा से क्या कर लेंगे, सीधे ही ग्रहण कर लेंगे, और अपनी सतह आपको जो अवशोषित कर रखा है H+ आयन है या कोई और धनायन है, उसको क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो जब ये आयन को मुक्त करेंगे तो उसको भी कौन अधिशोषित कर लेगा, क्ले या जो भी मृदा कोलाइड है। और मृदा कोलाइड के जो आयन है अधिशोषित, उसको कौन ग्रहण कर लेगा, सूक्ष्म जीव या मूल रोम। तो दो प्रकार हैं, जो भी आयन है वो कहाँ चला जाए, मृदा विलयन में, मृदा विलयन से कौन अवशोषित कर ले, मूल रोम या सूक्ष्म जीव। ठीक है, फिर ये नष्ट हो जाएंगे तो वापिस कहाँ चले जाएंगे, मृदा में, जहाँ से पेड़ पौधे प्राप्त कर लेंगे। दूसरा क्या कहा कि यदि मृदा कोलाइड और मूल रोम या सूक्ष्म जीव दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं तो दोनों में धनायन विनिमय हो सकता है। मूल रोम और सूक्ष्म जीव का धनायन मृदा कोलाइड के पास और मृदा कोलाइड का धनायन मूल रोम या सूक्ष्म जीव के पास। ठीक है, ठीक है, आगे दिया हुआ देखो, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति। धनायन विनिमय से पौधों को क्या हो रहा है, पोषण प्राप्त हो रहा है, पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। जो सिलिकेट क्ले पे धनायन थे, ये पोषक तत्वों के रूप में किसके पास आ रहे हैं, पौधों के पास। पौधे या सूक्ष्म जीव की मृदा उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। चाहे पीएच मान है, मृदा के कणों का मान है, सिलिकेट क्ले का प्रकार है, सूक्ष्म जीव सक्रिय है, तो ये सब मृदा की जो पोषकता है, उर्वरता है, उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो धनायन विनिमय से पौधों को जो पोषक तत्व प्राप्त होंगे वो किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो पहला टॉपिक दिया हुआ है देखो, धनायन संतृप्ति पे, इस पर निर्भर कर रहे हैं धनायन संतृप्ति। धनायन संतृप्ति देखो, विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। ठीक है, जो भी विशेष पोषक तत्व है, जैसे मान लो किसी पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता है, ठीक है, किसी को पोटेशियम की आवश्यकता है, तो अलग अलग फसल या अलग अलग पौधों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, कुछ पोषक तत्व वृहद मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में आवश्यक है। तो पोषक तत्वों का अलग वर्गीकरण है। अलग अलग प्रकार के पौधे या फसलें हैं तो उनकी आवश्यकता भी अलग अलग है, उनको अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है, तो विशेष पोषक यानी जिस पोषक तत्व की पौधों को आवश्यकता है, तो विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। ठीक है, जो भी CEC है यानी पौधा पोषक तत्वों का धनायन का कितना विनिमय कर रहा है, उसमें पोषक तत्व का कितना अनुपात है। मान लो 4 पोषक तत्व ग्रहण किए, ठीक है, वृहद मात्रा में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उसको कितना ग्रहण किया, कितना प्रतिशत ग्रहण किया। ठीक है, ये किसको बढ़ाएगा, धनायन संतृप्ति। ठीक है, धनायन संतृप्ति यानी जिस धनायन की पौधे को आवश्यकता है वो धनायन उसके पास प्रचुर मात्रा में पहुंच जाए, यानी वो धनायन की क्या होगी, उसके पास संतृप्ति है। पढ़ते हैं ना संतृप्त विलयन, यानी विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा बोल दें। ठीक है, मान लो 250 ml जल है, इसमें कितने ग्राम नमक घुलेगा, 5 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। तो 5 ग्राम नमक घोल दिया तो विलयन कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। तो उसी प्रकार जिस धनायन की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, जितना अनुपात चाहिए, यदि वो उसको प्राप्त हो जाए तो यानी क्या होगी, उसमें धनायन संतृप्ति है। ठीक है, फिर बाकी देखेंगे भाई कल, जो भी 2 कारक और दे रखे हैं।